मेरा नाम किरण है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं 12वीं करके मुंबई के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरे जैसी लड़कियाँ बहुत कम फैमिली से हैं। यहाँ पर अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन जयपुर से एक लड़का रोहित माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसका चर्चा होने लगा। वह बहुत हैंडसम था, हर लड़कियां उससे बात करने की तमन्ना रखती। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो उससे मिलने की सोच दिल पर थी, लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग्स को दिल में ही दबाए रखा। क्लास में जब ग्रुप्स बने तो रोहित मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार रोहित मेरे नोट्स के बना देता, कभी वह पढ़ाई में मेरी मदद करता है, कभी असाइनमेंट में मेरी मदद करता, जबकि वह किसी और लड़की से बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि रोहित तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता थी। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह एक हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक निचले तबके से, जिसका बाप सब्जी बेचता था। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज रोहित नहीं आया था। मेरे दिल को बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था और आज आखिरी दिन भी वह ना आ सका। मैं बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई हूँ। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक आया और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। दोस्तों को पता चला कि पिताजी को हार्ट अटैक आया है और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने उनको आराम करने को कहा। पिताजी अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती हो, काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वो काम पर चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो पिताजी भी कहने लगे कि अब जब तक ठीक हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता था। घर में मौजूद जितना भी राशन था वह खत्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके इलाज में लग गई। हमने घर भी बदल दिया, एक कम किराए पर छोटा सा कमरा ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो भी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था वह काम करेगा। इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया, मैं नौकरी करूँगी। जबकि माँ बापू ने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटी की वजह से वह सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। तभी इन्हीं दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, किरण, आपके जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करते हैं,
इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ काम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गई। मैंने कहा हाँ, पर सर अभी शुरुआत है। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करे तो मैं उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा कैसे सर? बड़ी कमीनी से हंसते हुए कहने लगे किरण, अब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से कि लड़कियां घरों से निकलने को डरती है। और मैं वहां के आ गई। घर आने पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप पर तरस आ रहा था। यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं अगले दिन हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्दी मुझे जेके प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिल गई। नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी, सैलरी ज्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में हमारे बॉस को सब पागल कहते थे, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन इन्हीं दिनों बॉस ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने मीटिंग में एक अजीब टारगेट सुनने में आया। बॉस ने कहा कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे बिताएगी तो मैं उसे बहुत बढ़िया पैसे इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर मुझे यह बात सुनने को मिलती रही कि कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए, हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर वे बहुत खुश हुए। उसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो मैं वे सुनकर शौक में आ गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात तो मुझे उन पैसों का लालच था जिनसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने के माहौल से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार से फंक्शन में हमारे होने वाले पति से मिलने पहुंच गई। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उसके नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, रोहित नाम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो ना जाने कौन पागल और साइको था। आज मेरी शादी थी। अपनी शादी को लेकर हर लड़की के कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है, लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरे शादियों से जरा अलग है। शादी कम और सौदा ज्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। दूल्हे के रूम में आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और बहुत पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफी कर रही हो।
एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी, घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैं उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उलट दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी। उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और बहुत देर तक टकटकी लगाए मुझे देखता रहा। मैंने देखा वह तो रोहित ही है, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैंने सोचा गजब का संयोग है, मैं जिसे चाहती थी किस्मत ने उसी से मिला दिया। अब मैंने रोहित से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे बारे में क्या मशहूर बात है। मेरी बात सुनकर रोहित ने गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ से डिपार्टमेंट में इंटर होते ही मेरी नजर तुम पर पड़ी थी, तो तुम बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, और तुम सबसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा मासूम चेहरा, उस पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। तुम्हें देखकर मैं पहली नजर में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझ पर शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल मुंबई से पापा ने मुझे बुलाया। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन हम दोनों की डिफरेंट स्टेटस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और इसीलिए मैंने तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था, वे बस मेरा रिश्ता करना चाहते थे। मैं इसीलिए तुमसे आखिरी दिन मिलने नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आशा और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी सगाई उनके दोस्त की लड़की से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर को झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए कहती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती और मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क से तुम्हारा पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ ढूंढूं? इसके बाद तो मैं जैसे टूट ही गया। इन्हीं दिनों में मेरी ऐसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कंसर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की तो जैसे घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफी मांगनी होगी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने उस लड़की से माफी नहीं मांगी और यह रिश्ता टूट गया। पापा मुझ पर बहुत चिल्लाए और दूसरी जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए बहुत समय दिया। पापा ने हमारी शादी पक्की कर दी, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं कहीं बाहर जाऊं। सब मुझे समझाते, लेकिन मैं अब डिप्रेशन में चला गया था। अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। मेरा यह रिश्ता भी खत्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे समझने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा को एकलौते बेटे का दुनिया से अलग थलग होना उन्हें अच्छा नहीं लगता।
मेरे दोस्तों को कॉल करके बाहर से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मुझ पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो, अगर तुम 2 महीने के अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी होगी। उनकी बात मानकर मैं तुम्हारे मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वह गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए पूछताछ करते 2 महीने कैसे गुजर मुझे कुछ पता ना चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही 2 महीने खत्म हुए, पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करवाएंगे उसी से कर लूंगा। उसी दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, मगर बातों के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर किरण नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, मैं यह सोच कर रह गया। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था, और देख लो आज हम एक हो गए। रोहित ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह रोहित कमरे से बाहर निकला और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ कुछ देकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गए। शायद वह भी रोहित की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे और रोहित हर चीज उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से रोहित को देख रहे थे। सिर्फ मैं और रोहित ही सच्चाई जानते थे। तभी रोहित अचानक पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने किरण को मेरे लिए चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। रोहित यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वे बहुत देर तक रोहित को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। यूं ही बैठे बैठे मुझे रोहित की माँ का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, रोहित आपकी माँ कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के अलग अलग शहरों के शहर की तस्वीरें घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर वह उदास हो गया और कहने लगा, चलो आज तुम्हें मैं यह सच भी बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का सौदा था। बस उन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपने सोशल लाइफ में ज्यादा बिजी रहती, वह क्लब जाती है, पार्टी करती रहती है और पापा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए भी मैं पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वह भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही झगड़े शुरू होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती, पापा उन्हें समय नहीं देते, लेकिन पापा कहते कि जब भी मैं घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। इस तरह दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 10 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। वे एक लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वह नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते हैं।
फिर एक दिन मम्मी ने तलाक केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वे भागकर मम्मी के पास गए। क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। उन्होंने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गया। पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करना पड़े तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था। उनको बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में पापा को बहुत वक्त लगा। पापा मम्मी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। फिर मम्मी से नफरत होने के कारण उन्होंने मम्मी की तस्वीरें भी घर में नहीं रहने दी। ये सब देखकर मुझे भी औरतों से नफरत सी होने लगी थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वह औरत हो जो जिंदगी में सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियां देखी लेकिन वह सब की सब मम्मी की तरह ही थी। फिर मुझे मुंबई में तुम मिल गई और मुझे एक सच्ची और सुशील लड़की मिल गई। यह कहते हुए रोहित ने मुझे सीने से लगा लिया। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी तरह की मोटिवेशनल व अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।